नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो 1857 का विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज इस पूरे विद्रोह को एक ब्रीफिंग की तरह समझते हैं, जिसमें सिर्फ वो बातें होंगी जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। ये साल महज एक तारीख नहीं है। सोचिए, लगभग 100 साल से जो गुस्सा, जो तकलीफ दबी हुई थी, ये उसका एक विस्फोट था। ये कहानी उस आग की है जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले समझेंगे कि वो आग क्या थी, फिर बात करेंगे पहली चिंगारी की, विद्रोह कैसे फैला, इसके हीरो कौन थे और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सदी की आग की। देखिए, 1857 की क्रांति कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसके पीछे थी करीब 100 साल की कहानी। अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज जैसे भारी भरकम लगान, राज्यों को हड़पने की नीति, इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार कर दी थी जिस पर विद्रोह की फसल उगनी ही थी। तो सवाल ये है कि इस सुलगती हुई आग को वो पहली चिंगारी किसने दी? वो चिंगारी थे मंगल पांडे। और यहाँ से जो घटनाएं शुरू होती हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये सब हुआ कहाँ? जगह थी बैरकपुर छावनी। इस जगह को याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि विद्रोह की पहली गोली कहाँ चली। और तारीख वो थी 29 मार्च 1857। इस तारीख को तो कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि सिपाही भड़क उठे? वो था इमीडिएट कॉज, मतलब तात्कालिक कारण, और वो थी चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। सिपाहियों को लगा कि ये तो सीधे सीधे हमारे धर्म पर हमला है, और बस इसी बात ने उनके हाथों में तलवारें थमा दी। मंगल पांडे की शहादत एक अकेली घटना नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। असली शंखनाद तो अब होना था, जो मेरठ से शुरू हुआ और जिसकी गूंज दिल्ली के लाल किले तक पहुंची। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे पता चलता है कि ये आग कितनी तेजी से फैली। 29 मार्च को बैरकपुर में एक चिंगारी उठती है। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर 10 मई को मेरठ में आग भड़क उठती है, और अगले ही दिन 11-12 मई तक विद्रोही दिल्ली पहुंच जाते हैं। हर बड़ी क्रांति का एक नारा होता है, और यहाँ वो नारा था दिल्ली चलो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मिशन स्टेटमेंट था, एक साफ लक्ष्य कि मुगल सत्ता के पुराने केंद्र दिल्ली पर कब्जा करना है। अच्छा, तो दिल्ली पहुंच तो गए, अब आगे क्या? विद्रोहियों ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे इस विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक कानूनी लेजिटिमेसी मिल गई। चलिए अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो हैं रणभूमि के नायक, हमारे हीरोज और उनके इलाके। ये टेबल तो बहुत जरूरी है। मैच द फॉलोइंग में ये सवाल अक्सर दिखता है। तो कौन कहाँ से लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई जाहिर है झांसी से, कानपुर की कमान संभाली नाना साहब और तांत्या टोपे ने, जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, और दिल्ली में विद्रोह का चेहरा थे बहादुर शाह जफर। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इतिहास लिखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी तलवार की कहानी तो हम सबने सुनी है। फिर नाना साहब और तांत्या टोके की जोड़ी, कानपुर में जिनका नाम ही अंग्रेजों के लिए खौफ था। और जगदीशपुर के 80 साल के शेर कुंवर सिंह। सोचिए, 80 साल की उम्र में वो जज्बा, इनकी हिम्मत ने ही इस विद्रोह को अमर बना दिया। हर कहानी का एक अंजाम होता है। तो इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतने नायक लड़े, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्या था इसका आउटकम, और हमारे लिए इसकी लेगेसी क्या है? एक सवाल मन में जरूर आता है, जब आग इतनी बड़ी थी तो बुझ कैसे गई? इस महान क्रांति को आखिर दबाया क्यों जा सका? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, इसके 2 पहलू थे। एक तरफ थी विद्रोहियों की कमजोरियां, जैसे कि संसाधनों की कमी, और उससे भी बड़ा दुख अपनों का ही विश्वासघात। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे, उनके पास बेहतर कम्युनिकेशन था और एक सेंट्रल कमांड थी जो हमारे पास नहीं थी। तो क्या ये क्रांति फेल हो गई? कागज पर देखें तो शायद हाँ, लेकिन असल में इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के स्वाभिमान की पहली जंग थी, और यहीं से वो मशाल जली जो फिर कभी बुझी नहीं, और 1947 में हमें आज़ादी दिलाकर ही मानी।